अशोक वानखेड़े जी, इन दोनों राज्यों पर नजर डाली जाए तो इन दोनों राज्यों में पिछली बार गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और अकेले बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, 48 सीटें। और आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है 50 सीटों वाला राज्य बीजेपी के लिए। तो जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि यूक्रेन और उसमें रूस में जब युद्ध चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे रुकवा दिया। फिर ये विवाद तो अपने देश का मामला है, वो तो चाहे तो 2 मिनटों में रुकवा सकते हैं, क्यों नहीं रुक रहा है? क्या है, एक आदमी की दूर की नजर होती है, एक नजदीक की नजर होती है। मोदी जी की दूर की नजर बहुत अच्छी है। वो यूक्रेन उनको दिखता है, नेपाल का भूकंप दिखता है, मालदीव्स में पानी का क्राइसिस दिखता है। वो वहां का तो रोक पाए, लेकिन हिमाचल का विद्रोह नहीं रोक पाए। यूक्रेन के मतलब रशिया के पुतिन साहब तो मोदी जी को शायद भगवान मानते होंगे, तो जो उनकी बात सुन ली। लेकिन यहाँ जो विद्रोही लोग थे उन्होंने वो टेलीफोन कन्वर्सेशन पब्लिक करके बता दिया कि हम नहीं आपकी बात सुनते, हम तो चुनाव लड़ेंगे। रही बात चावके साहब ने जो कही, मुझे लगता है उसी में तथ्य है। ये मैन्युफैक्चर्ड है। ये चुनाव के समय अभी बहुत सारी चीजें हो रही है। एक मैंने खबर ये भी सुनी कि हलाल मीट को लेके कोई प्रस्ताव भी विधानसभा में कोई बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हलाल मीट ही होना चाहिए, झटका मीट बैन करना चाहिए, मतलब हलाल मीट बैन करना चाहिए, झटका मीट ही होना चाहिए। ये सारी चीजें, क्योंकि जब सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, और येदुरप्पा के जगह पे यदि आपने उनको लाया बोम्मई को, लिंगायत हो सकते हैं, लेकिन येदुरप्पा की जो पकड़ है लिंगायतों में, वो जरूरी नहीं कि कोई भी लिंगायत उतना ही बड़ा नेता हो। तो सवाल ये है कि येदुरप्पा को निकालने के बाद जो वहां लोकल बॉडीज इलेक्शन में डिफीट मिली, उसके बाद उन्होंने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया तो है, लेकिन येदुरप्पा जी ने कहीं ये भी कह दिया कि जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आएगी। तो आपने मुझे भले ही वो जो मुख्यमंत्री पद से निकाला है उसके लिए वो एक अड़चन तो है ही, मतलब वहां पे। और राहुल गांधी को जो अभूतपूर्व रिस्पांस बैंगलोर में मिला, जो बैंगलोर की उनकी रैली थी, मैं काफी लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि ऐसी रैली कभी हुई नहीं बैंगलोर। तो ये सारे पृष्ठभूमि पे बीजेपी को यदि चुनाव लड़ना है तो बीजेपी को दो चीजें वहां करनी होगी। एक तो हिंदू मुसलमान करके, जो श्री राम सेना, बजरंग दल और जो बाकी आउटफिट है उनको एक्टिव करके, मेले में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी, मुसलमान ड्राइवर है तो टैक्सी नहीं लेंगे, कई चीजें हलाल, इसके बाद हिजाब हो गया था, उसके बाद हलाल का चल रहा है, ये इससे पोलराइजेशन करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारा वोटर जो है, जो बॉर्डर एरिया का है, उसको आप अस्मिता से जोड़ते हैं, कर्नाटक अस्मिता से। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर का जो इश्यू है, ये दोनों राज्यों के लिए अस्मिता का इश्यू है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें कोई जबरदस्ती, ये इश्यू जब सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है तो वेट फॉर द डिसीजन। इसके पहले ये बोलने की क्या जरूरत है कि हम एक जमीन नहीं देंगे और हम तुम्हारे 40 गांव लेके रहेंगे? अरे लेट द कोर्ट डिसाइड। उसके पहले कर्नाटक के गवर्नर और हमारे कोश्यारी जी, इनको पता नहीं क्या सूझी, कोल्हापुर में एक मीटिंग कर ली। ये मीटिंग क्यों की? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा तो उसी में होने दीजिएगा। फिर वो 40 गांव बोलते हमारे हैं, वो बोलते मराठी हमारे हैं। ऋषिकेश जी आप कैमरा ऑन कर लें जी, कंटिन्यू करें। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर जो महाराष्ट्र के कर्नाटक के ट्रक गए थे उनके ऊपर पथराव हुआ। जो कन्नड़ लोग महाराष्ट्र में है उनकी जान बिल्कुल गले में आ चुकी है, उनको लगता है कि इनके इसमें हम पीछे जाएंगे। महाराष्ट्र में भी लगातार बीजेपी की सरकार केंद्र में, सही कहा चावकी जी ने, कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी है। अब महाराष्ट्र की सरकार के लिए बड़ी ये दुविधाजनक स्थिति हो गई। आप ज्यादा हमलेवार हो जाओ तो ऊपर से आका गुर्राते हैं दिल्ली से कि अभी तुम्हारे यहाँ चुनाव में टाइम है, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तब तुम्हारी साथ देंगे, अभी कर्नाटक को करने दो जो करना है। तो हमारे मुख्यमंत्री बड़े वहां से शेर बन के आते और बिल्ली बन के जाते दिल्ली से। दूसरी ओर वहां से बोम्मई कहते कि हमारी अमित शाह जी से बात होगी लेकिन हम हमारे क्लेम छोड़ेंगे नहीं। इतनी बदतमीजी करने की औकात बोम्मई की नहीं है, लेकिन उनका ये है, मैं बोलते रहूंगा तो करते जाना। ये जो बीजेपी का पुराना टैक्टिस है वही इंप्लीमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के ये इश्यू है ही नहीं, ये कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोर्ट के किसी इशू को आप निकाल के बार बार उसका बैंड बजाते हो, ट्वीट करते हो, रीट्वीट करते हो। अब आज मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो लाडले नेता है, उन्होंने एक नई बात मार्केट में दी। उन्होंने कहा कि बोम्मई कह रहे कि वो ट्वीट मैंने किए नहीं। बताओ, मुख्यमंत्री के अकाउंट से कोई ट्वीट कर रहा है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है। आईटी हब है कर्नाटक, बैंगलोर, और वहां ये हालत होगी तो झारखंड वारखंड में क्या होगा हमारे, जो बेचारा पिछड़ा प्रदेश है। एक और तो बड़ी बात उन्होंने कही है, आज आपने ध्यान नहीं दिया है, फडणवीस साहब ने कहा है कि एक साजिश है कि जो गुजरात का बॉर्डरिंग एरिया के कुछ गांव उनको गुजरात में शामिल करो
कुछ तेलंगाना हाँ, आंध्र के उन्हें आंध्र में शामिल करो। तो नहीं गुजरात पे नहीं, हमला करने की बात अरे अब तक कैसे चलेगा? अभिषेक जी बहुत पहले मुझे केसीआर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया था कि कई गांव महाराष्ट्र के तेलंगाना में आना चाहते हैं, नांदेड़ जिले के। वो इसलिए कि 24 घंटा पानी, मुफ्त में बिजली, 10,000 रुपए एकड़ किसानों को मिलेगा, तो कौन नहीं जाएगा भाई उस राज्य में। जी यहाँ बॉर्डर के राज्य अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, उनको फैसिलिटी नहीं देते। आपको लगता है कि आगे पीछे कर्नाटक में चले जाए तो वहां रोड बना के क्या फायदा। जी तो वो गांव आज एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उनके, जिसके हकदार नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। जी और फिर जैसा कोई ऐसा बवाल आता है, तुरंत एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर के गांव को भी सुविधा दी जाएगी। अरे 75 हम्म साल हो गए देश आजाद होके, अभी तक तुम कह रहे हो कि बॉर्डर के गांव को देनी चाहिए। हम्म तो ये जो लगातार अस्मिता का कार्ड खेला जाएगा वहां पे बॉर्डर एरिया में, कर्नाटक एरिया में, बाकी जगह हिंदू मुसलमान का कार्ड की, तो पूरा इलेक्शन का एक मैन्युफैक्चर्ड इशू है। जी इसको कोई लेना देना नहीं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो गांव है उसी का पहले भला करे। महाराष्ट्र में और लोग बुला बुला के क्या आत्महत्या करने के लिए लोग कम पड़ रहे तुम्हारे पास जो लोग जोड़ रहे हो। कर्नाटक 40 गांव मांग रहा है, पहले अपने तो जो गांव है उनको तो ठीक से करो। जी तुम महाराष्ट्र के गांव मांग रहे हो। ये जो डिमांड हो रही है ये आउट ऑफ ब्लू आई, कहीं से, कोई ऐसा इश्यू नहीं था। कोई, किसी ने कविता नहीं लिखी, किसी ने कोई लेख नहीं लिखा, कोई किताब रिलीज नहीं हुई। एकाएक उन्होंने कहा कि हमको 40 गांव चाहिए। अरे भाई कोर्ट में है मामला, होने दो ना। में इसका सेशन महाराष्ट्र के विधानसभा का भी शुरू हो रहा है। तो जो ईडी सरकार है, एकनाथ देवेंद्र सरकार, इस पूरे मामले में उसका इकबाल भी दांव पर है। आगे आने वाले समय में आपको क्या दिखाई देता है महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में? कोई इकबाल दाव पे नहीं है, ये हमें लगता है। जी अभी कर्नाटक के चुनाव है, अभी इनको दबाया जाएगा, थोड़ा कर्नाटक को रिलीफ दिया जाएगा, तो कर्नाटक की जनता कहेगी देखो बीजेपी ने कर्नाटक की अस्मिता कर दी, महाराष्ट्र के नेताओं को ठोक दिया, बीजेपी के साथ चला जाए। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे, तब कर्नाटक को डांटा जाएगा। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोला जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये बोलेंगे देखो केंद्र हमारे साथ है, बेलगांव लेके रहेंगे। वो भी लोग बोलेंगे कि जय जय बीजेपी। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की काम है, इतने सालों से मूर्ख बना रहे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बुला रहे। तो विवेक जी सही कह रहे थे भाई साहब, ऐसा भी समय आया कि केंद्र में कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस, क्यों नहीं हुआ सॉल्व? बीजेपी 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 क्यों नहीं हो रहा है सॉल्व? अरे कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए तो भारत पाकिस्तान क्या करेंगे? वहां के नेता क्या बेचेंगे? हमारे यहाँ मतलब आप बेलगांव यही ठीक, कह रहे अच्छा हैं सबसे, जो ऋषि मैं केसी कह रहे बेलगांव हैं वही गया, बात आप कह रहे मैं एक साल पहले बेलगांव गया था। बेलगांव में जो यूथ है वहां का, चाहे मराठी हो चाहे कन्नड़ हो, अब वो इस इशू से ऊपर उठ चुका है। वो पैदा कर्नाटक में हुआ, वही कन्नड़ बोलता है और सब कुछ करता है। जी मेरे ब्रदर गोकक में पोस्टिंग थी उनकी, मद्रास फर्टिलाइजर में। जी जो मेरी भतीजी थी, वो छोटी बच्ची थी 4 साल की, उसने 1 साल में कन्नड़ पिकअप कर लिया। तो कोई डीलर आता था जिसको हिंदी ठीक से नहीं आती थी, उस भतीजी के लिए एक चॉकलेट लेके आता था, बोलता था, वो उसको कन्नड़ में बताता था, वो हिंदी में बताती थी। वो 22 साल की लड़की इंटरप्रेटर वो बन गई थी। तो उस लड़की को ये मालूम नहीं कि मैं वानखड़े हूं, मुझे मराठी बोलना चाहिए। घर में मराठी बोलती थी, बाहर कन्नड़ बोलती थी। जी मेरा बेटा पंजाब, इधर दिल्ली में पैदा हुआ, उसके हिंदी में पंजाबी शब्द बहुत आते हैं, घर में मराठी बोलता है टूटी फूटी। जी तो कल ये जो है ना, अब लैंग्विस्टिक झगड़े ये खत्म हो जाने चाहिए। राज ठाकरे का क्या है, उसका कोई नहीं, राज ठाकरे का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। राज ठाकरे बिल्कुल एमआरपी जैसा इन्होंने बोला वो है, जिसकी सत्ता है उसके साथ चले जाते हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बात अभी देसाई साहब ने कही कि पॉलिटिशियन एमआरपी होते हैं लेकिन बिकते कॉस्ट प्राइस पर है, क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। और राज ठाकरे का कॉस्ट प्राइस महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया, 0/0 है, कहीं नहीं है, वो सिर्फ हवाबाजी में है, मीडिया में है जी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हम यहाँ गए थे, कई लोग गए वहां, इजिटेशन किया, बेलगाव घेऊनच येणार, बेलगाव घेऊन नहीं येणार। अरे घेऊन काय येणार, क्या करेगा बेलगाव लाके? पहले कोल्हापुर वाले को तो पानी दो, फिर बेलगाव वाला आए तो उसको पानी देना। वही कर्नाटक वाले, हम बेलगाव नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या नहीं छोड़ेंगे? पहले पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है, 70 साल पानी नहीं पिला रहे, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दे पाते आप, और आप अस्मिता की बात करते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल और पॉलिटिकल है। चुनाव के बाद ये सब सद्दा होता है। यदि चुनाव नहीं होने होते अभी बेलगाव में, कर्नाटक में, तो ये इश्यू भी नहीं होता।
और हम डिस्कस भी नहीं करते। इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कभी इसकी चर्चा सुनी है आपने? नहीं। ये चुनाव के टाइम पे उबाल आता है और कुछ नहीं है जी।